नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपकी जो श्रृंखला नियमित चलाई जा रही थी उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद में सम्मिलित है। भारतीय संसद किस प्रकार से निर्मित हुई है? इसमें कौन कौन से अंग होते हैं? तो भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर के बनी है, जिसमें है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। ये क्वेश्चंस हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिलते जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार पूछे ही जाते हैं। तो लगातार ये प्रश्न आपकी नज़रों के सामने से गुजर रहा है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा का और लोकसभा का। इसके लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई थी, सरला। तो सा से क्या हो गया आपका? संसद। तो संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में है। उसके बाद है रा से राज्यसभा, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में है। और इसके बाद आता है ला यानी कि लोकसभा, तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में है। तो 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। यही राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो भारतीय जो संसद है वह 3 अंगों से मिलकर के निर्मित हुई है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। जब कभी किसी भी बिल पर या किसी भी प्रकार की समस्या पर दोनों सदनों के बीच में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति होता है वह दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत प्रदान की गई है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति गतिरोध होने पर संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा तो इसकी अध्यक्षता भी राष्ट्रपति करेगा, बल्कि इसकी जो अध्यक्षता है संयुक्त बैठक की वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो 108 में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ? भारत की आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ? तो भारत की आकस्मिक निधि का गठन हुआ था 1950 को। अब 1950 से रिलेटेड आपको जितनी भी चीज़ें याद हो उन्हें सभी को मेरे साथ रिकॉल करेंगे। जैसे आपका 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था, मतलब जनता को समर्पित किया गया था। 1950 में ही आकस्मिक निधि का गठन किया गया था। 1950 में ही आपके मौसम विज्ञान संस्थान का भी गठन किया गया था, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। और इसके साथ साथ याद रखेंगे कि 1950 में ही जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना भी चलाई गई थी। तो इस प्रकार 1950 में जितनी चीज़ें संभव हो सके, अगर आपको इससे भी ज़्यादा कोई चीज़ें याद आ रही हैं तो आप उन्हें भी रिकॉल कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसमें लिखा है 21। यह संख्या आपकी अपडेट हो चुकी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। मैंने पहले ही कहा था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो पहले आपकी संख्या 21 थी, अब वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में आपके उच्चतम न्यायालय की संख्या है, उच्च न्यायालयों की संख्या कुल 25 है। 25वां आपका बन चुका है अमरावती। अगला देखेंगे, राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल। विधानसभा के 17वें का आदेश कौन देता है? तो ये भी राज्यपाल देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो सबसे पहले तो धन विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ साथ जो कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो निर्णय है वह विधानसभा अध्यक्ष करता है, यदि राज्य की बात की जाए। और यहीं अगर आपके केंद्र में बात की जाए तो जो धन विधेयक है उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला देखेंगे, राष्ट्र की अवशिष्ट शक्ति निहित है। यानी कि जो भारत है, हमारा राष्ट्र है, उसकी अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र के पास। अगला देखेंगे, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? तो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 यानी कि 1983
1993 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? 1983 में। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वह 1990 में किया गया था। अगला देखेंगे, भारत के उच्च न्यायालयों में क्षेत्राधिकार है। भारत के उच्च न्यायालयों में क्षेत्राधिकार है, तो कैसा क्षेत्राधिकार है? अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में, और 1955 में ही आपके हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदू विवाह अधिनियम भी 1955 में ही आया था। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगला देखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा संबंधी उपबंध उल्लिखित हैं। वर्तमान में इसमें शामिल भाषाओं की कुल संख्या है। यानी कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें राजभाषा से संबंधित इसके साथ साथ अन्य भाषाओं को भी शामिल किया गया है। तो कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। जब पूछा जाएगा प्रश्न कि मूल संविधान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में कुल आपके 14 भाषाएं थी। उसके बाद आपके जो 6 भाषाएं हैं ये आपकी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। अगला देखेंगे, भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है? तो कुल 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो सबसे पहले तो जान लें कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसके डिजाइनकर्ता कौन थे? तो पिंगली वेंकैया थे। इसके साथ साथ इसमें जो तीलियां हैं, जो चक्र बना हुआ है उसमें कुल कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। ये कॉमन सी बातें होती हैं। अब हम बताएंगे कि इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का कुल समय कितना है? जो राष्ट्रगान है, जो कि जन गण मन हम राष्ट्रगान गाते हैं, संसद का जो प्रारंभ है वह जनगण मन से होता है, और इसके साथ जो संसद का समापन होता है वह आपके वंदे मातरम से होता है। यह राष्ट्रगान जो कि स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, इसकी जो गाने की समयावधि है वह कुल 52 सेकंड है। यदि पूछा जाए कि संक्षिप्त रूप में गाने में कितना समय लगता है, यानी कि इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति को सिर्फ गाया जाए, तो उसमें कुल 20 सेकंड का समय लगता है। तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान कौन सा है? तो जनगण मन। इसे बंगला भाषा में क्या अनुवादित करते हैं? तो अमार सोनार बंगला। इसको गाने में कुल कितना समय लगता है? 52 सेकंड। संक्षिप्त रूप से गाने में 20 सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज व्यवस्था। भारत में आपके कौन से पंचायती राज व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आ जाते हैं आपके ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का श्रेय किसे जाता है? तो बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट देखेंगे, सरकारी आयोग का गठन किया गया था या किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का निर्णय करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, लघु संविधान किसे कहा जाता है? कई बार अपने वीडियो में मैं एक व्याख्या के रूप में इस प्रश्न को बहुत बार बता चुकी हूँ। लघु संविधान के नाम से 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस संविधान संशोधन में संविधान में सबसे अधिक परिवर्तन किए गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, और इस संशोधन के द्वारा ही संविधान में 3 शब्द यानी कि पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हैं, तो वो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ जहाँ विधानसभाएं हैं तो दिल्ली एवं पुदुचेरी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न कई बार आपसे
मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो बारदोली सत्याग्रह के अंदर जब इनके ऊपर लाठियां चली थी उस समय बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई थी। तो जो प्रथम लोक अदालत थी वह गुजरात में आयोजित की गई थी। गुजरात से ही एक प्रश्न और याद रखेंगे कि गुजरात के ही केवड़िया में आपके एकता यानी कि सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, वह किसकी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पर बनी हुई है, गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे, पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया, या मतलब पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ। तो सबसे पहला जो लोकायुक्त था वह राजस्थान राज्य में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो जो भारत की संप्रभुता है या संविधान की शक्ति है, तो यह सभी चीज़ें किसमें निहित हैं, भारत की जनता में। प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, या यह भी पूछ सकते हैं कि भारत के संविधान की मूल शक्ति क्या है। तो वह क्या है, भारत की जनता। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है, कौन करती है। तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा। 2/3 बहुमत से राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन करती है, भारतीय सेवाओं का सृजन करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा समाचार पत्र राष्ट्रीय जलमार्ग तथा श्रम कल्याण विषय हैं। जो शिक्षा है यह किसका विषय है, समाचार पत्र किस सूची का विषय है, राष्ट्रीय जलमार्ग और श्रम कल्याण जैसे किस सूची के विषय हैं। तो यह विषय है समवर्ती सूची के। सूचियों का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो अनुसूची नंबर 7 में 3 सूचियां बताई गई हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची पर जो कानून है वह राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र सूची पर यानी कि संघ सूची पर जो सरकार है वह संघ सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें संयुक्त रूप से कानून बनाती हैं। तो शिक्षा, समाचार और राष्ट्रीय जलमार्ग, श्रम कल्याण जैसे विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल कितने कितने विषय प्रदान किए गए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है और अगर नहीं भी देखा है तो प्लीज़ सर्च करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वर्तमान में इन तीनों सूचियों में जो विषय प्रदान किए गए हैं उनकी संख्या क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो नए राज्यों का यदि गठन करना है या राज्यों का नाम परिवर्तित करना है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि सिर्फ राज्यों का गठन ही करना नहीं बल्कि किसी राज्य का यदि नाम भी परिवर्तित करना है या सीमा का निर्धारण करना है तो यह सब अधिकार किसके पास होते हैं, संसद के पास। नेक्स्ट देखेंगे, रक्षा, रेलवे, टेलीफोन, नागरिकता एवं जनगणना जैसे विषय किस सूची के हैं। तो जनगणना, नागरिकता, टेलीफोन, रेलवे, रक्षा ये सभी विषय संघ सूची के हैं। देखिए जनगणना संघ सूची का विषय है, वहीं अगर पूछा जाए कि जनसंख्या किस सूची का विषय है तो जनसंख्या आपके समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट देखेंगे, लोक सेवा एवं क्रय विक्रय विषय हैं। लोक सेवा एवं क्रय विक्रय किसके विषय हैं, तो राज्य सूची के। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो जो भारतीय संविधान का प्रारूप था वह BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई, जिस दिन ही हमने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। और 1950 में ही क्या हुआ था, मैंने अभी अभी आपको बताया था 1950 में ही विश्व मौसम विज्ञान की स्थापना की गई थी, 1950 में ही सर्वोदय योजना प्रारंभ की गई थी। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। और 1950 में ही आकस्मिक निधि का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ वर्णित की गई हैं। विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो विभाजन के बाद जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वह कुल 299 थी, यानी कि 299। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को भारत की जनता को कब समर्पित किया गया, इसका भी उत्तर यही होगा कि 26 जनवरी 1950 को। देश गणतंत्र कब हुआ, भारत की जनता को संविधान समर्पित कब किया गया, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, आकस्मिक निधि का गठन कब किया गया, सर्वोदय योजना कब प्रारंभ की गई, विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब की गई। तो सब आंसर आपके होंगे 1950। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। तो कैबिनेट मिशन का जो
गठन था वह संविधान सभा का निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था 1946 में 24 मार्च 1946 को, जिसके जो सदस्य थे वह थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 सदस्य थे आपके कैबिनेट मिशन के। संविधान में संशोधन किया जाता है या संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के। और केंद्र में जो मंत्रिमंडल होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के। नेक्स्ट देखेंगे, संसद द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। संसद के द्वारा जो उद्देशिका है उसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसा कौन सा वाद कहता है या ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार संसद के द्वारा उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है। समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है जम्मू कश्मीर के संबंध में। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर आपके भारत का उस समय अंग नहीं हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर भारत में आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन अब आपका बदल जाएगा। तो ये थे आपके 15 मिनट में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश की है। कम से कम आपके 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला जरूर पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए।